डॉक्टरी को करते करते आप ये सीधा पॉलिटिक्स में कहाँ से लैंड कर गए? पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आज पिछड़ों के, गरीबों के, दलितों के और मजलूमों के बच्चे अब एमबीबीएस नहीं कर सकते। आज एक साल का फीस प्राइवेट कॉलेज का कम से कम 20 से 22 लाख हो गया। आपका समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? सबसे बड़ा तो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी। आयुष्मान भारत अच्छी पॉलिसी है या नहीं? मैं कह सकता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर राजनीति में गलत लोग अगर आ जाएंगे तो गलत लोग अच्छे लोगों पर राज करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सच में काम हुआ या नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी के जमाने में काम हुआ। अभी काम ही नहीं हुआ। कोई भी पेशेंट जिसके पास कोई पैसा नहीं है, डॉक्टर नवल किशोर उसकी मदद पूरा करने को तैयार। क्या बात है। इंडिया की हेल्थ केयर को कंपेयर करें इंटरनेशनल किसी भी कंट्री तो उस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस? जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, वहाँ की जो हेल्थ है टोटली फ्री है, इंश्योर्ड है। सुरेश खन्ना जी, अच्छा, तो उन्होंने कह दिया एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और फलकाबाद चूसे गन्ना। तो वहाँ पर मैं कहना चाहता केजरीवाल जी की अगर हम बात करें, ही इज एन IITian, तो उनकी पॉलिटिक्स आपको कैसी लगती है? केजरीवाल जी को सपोर्ट करता हूँ हमेशा। वो इसलिए क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन नितिन गडकरी जी, हाँ। मैं कह सकता हूँ कि वो भले इंसान है लेकिन उनको इंडिया का गवर्नर रहना चाहिए था। आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा काम किया है उन्होंने। मैं अपने सभी फॉलोअर्स से और जितने भी हमारे जानने वाले हैं उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि द उज्जवल शो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और एक बार फिर आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है। द उज्जवल शो ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसी सेवा की बात करने वाले हैं जो मैं समझता हूं कि सिर्फ भारतवर्ष में ही मिलती है। आज की पॉडकास्ट की सबसे सुंदर बात यह है कि जो मेरे साथ गेस्ट हैं बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद यही कारण था कि हमने कहा यार इनके साथ पॉडकास्ट करना बनता है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, फर्रुखाबाद की जनता तो उनकी बहुत चाहने वाली है। अपने आप को संकल्पित होकर के लोगों की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। डॉक्टर हैं और डॉक्टर में भी इतना सुंदर उन्होंने काम करा है। उनके पास ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स हैं 50,000 से ज्यादा कैंसर सर्जरीज का। कैंसर, माउथ और नेक के वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और कॉम्बिनेशन डेडली ये है कि पता नहीं कहां से उनको ख्याल आया। हम भी चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में, आप सब लोग एंजॉय कीजिएगा कि पता नहीं कहां से ख्याल आया कि यार मुझे देश का कैंसर खत्म करना है, तो पॉलिटिक्स में घुस गए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस पॉलिटिक्स के हमारे इतिहास में बड़े ऐसे डॉक्टर रहे हैं जो डॉक्टर थे पॉलिटिक्स में आ गए। वो पॉलिटिक्स में आकर के भी डॉक्टरी नहीं छोड़ी जाती, उसी सरलता और सहजता से आज भी वैसे ही अपनी डॉक्टरी को भी कर रहे हैं। तो बहुत इंटेंस बात करने वाले हैं उनका क्या मानसिक था, क्योंकि बड़े कम ऐसे लोग मिलते हैं जो पॉलिटिक्स में बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं और देश के लिए काम करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि लखनऊ की जनता तो समझ गई होगी और कोई नहीं है, डॉक्टर नवल किशोर शाक्या जी। तो दिल से आप लोग एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंजॉय द पॉडकास्ट। बहुत बहुत नमस्कार नवल जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका इस समय देने के लिए और आने के लिए। उससे भी ज्यादा तो आपका धन्यवाद। नोएडा से चल के आप लखनऊ में आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए और ज्यादा धन्यवाद जी कि आपके साथ में आपके फादर भी आए हैं, उनका भी आशीर्वाद आज हमें मिल रहा है। इसके लिए भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सौभाग्य है और सौभाग्य ये भी है कि हमारे लिए तो यहाँ आना इसलिए क्योंकि आप इतना सुंदर काम कर रहे हो। बड़ी सारी चीजें आपसे चर्चा करनी है, बट पहले तो चर्चा यहीं से करनी है कि ये आपको कहाँ से कीड़ा बोलूं क्या बोलूं कि जी अपनी डॉक्टरी को करते करते आप ये सीधा पॉलिटिक्स में कहाँ से लैंड कर गए? ये इत्तेफाक भी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैंने पढ़ाई के साथ अपने इतिहास को भी पढ़ा है जी। और बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का मैं बेटा हूँ जी। और मेरे आदर्श हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी। बिल्कुल। जब मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को देखता हूँ, उनका जो संघर्ष और पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष में लगा दिया। वो चाहते
उनकी जो प्राथमिक एजुकेशन अगर देखा जाए जी, तो उनका प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन बड़ी मुश्किल से हुआ। बिल्कुल राइट। और उनके लिए कितनी स्टेप स्टेप पे परेशानियां रही होंगी। और वो ऐसे महापुरुष थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी। कभी भी एक सोचे, एक 7 साल का बच्चा जिस पे पढ़ने जा रहा है तो उसका अवपास हो रहा है। उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर जी के ज़माने में मतलब तालाब में जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन दलित समाज के और बाबा भीमराव अंबेडकर जी अगर पानी पी लिया वो तालाब अछूत हो जाता। ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने वो, तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ा है, माँ सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है, ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा है, और सबसे बड़ी बात इन सब पे आशीर्वाद रहा लॉर्ड बुद्धा जी का। तो लॉर्ड बुद्धा जी का इन सब के ऊपर आशीर्वाद रहा। तो मैं कह सकता हूँ लॉर्ड बुद्धा जी की जो सेवा की थी जी, उनके राजवैद जीवक ने की थी। राइट। तो मेरा बचपन से ही ख्याल था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मुझे सेवा करनी है लोगों के लिए, लोगों की सेवा करनी है। और फिर डॉक्टर बनने के बाद में मुझे सौभाग्य मिला, हम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में जी, जहां आज की जनरेशन और पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स ये सोचते हैं कि उनके बच्चे का एडमिशन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हो जाए, वहां से MBBS कर ले। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में मैं प्रोफेसर बन सकता था, लेकिन मैंने वो पद भी त्यागा इन महापुरुष के चलते। नहीं तो अभी मैं ना आपकी वाणी में मतलब, चलिए आपने बात, वैसे आपसे तो बातें थोड़ी सी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा ये पॉडकास्ट लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बहुत स्ट्रांग बने, बट आपने छेड़ ही दिया है। और अब आप पॉलिटिशियन तो है ही है, और मेरा यहाँ पर किसी पार्टी को कोई सपोर्ट नहीं है, वैसे तो आप समाजवादी पार्टी के हैं, बट आपने भीमराव अंबेडकर जी की बात छेड़ दी है, तो बाबा साहब की बात छेड़ी है। तो अभी जो रिसेंट अमित शाह जी की एक स्टेटमेंट आ गई जी कि जी सारे दूसरी पार्टी वालों के लिए कि जी आप बाबा साहब का नाम जितनी बार लेते हो एक फैशन हो गया। हाँ, फैशन सा बन गया। उतनी बार भगवान राम का ले लेते तो कुछ हो जाता। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? और वैसे भी आप हो भी ऑपोजिशन के। नहीं, इस पे प्रतिक्रिया तो बाबा साहब का सम्मान जी आज देश नहीं कर रहा, आज पूरा वर्ल्ड कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के 300 साल अभी कुछ दिनों पहले हुए थे जी, और 300 साल में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में वहाँ के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने सर्च कराया कि हु वाज द बेस्ट स्कॉलर इन आवर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। तो 300 साल में जब स्टडी किया गया जी, तो उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी टॉप मोस्ट स्कॉलर उस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रहे। तो मैं कह सकता हूँ जब दुनिया उनको मानती है तो आप कैसे परे रह सकते हैं। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी, मैं कह सकता हूँ कि उनको मजबूरी में उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड का उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया। कोई भारत देश में इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, तभी उनको उसका मेंबर बनाया था, उनका चेयरमैन बनाया गया था उस कमेटी का। आपका समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? ठीक है, सेवा करनी थी जी, बट समाजवादी पार्टी क्यों? समाजवादी पार्टी के पीछे सबसे बड़ा तो श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। अच्छा जी। और मैं कह सकता हूँ कि मैं बेहद गरीब और साधारण परिवार का बेटा हूँ। ठीक बात। नेताजी जब इस प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। मैं कह सकता हूं कि मेरे जैसे तमाम गरीब किसान परिवार के बेटे जिनके घर पे पैसा नहीं था, जो नहीं पढ़ सकते थे, श्रद्धेय नेताजी ने ऐसी व्यवस्था की थी, अगर गरीब का बेटा, पिछड़े का बेटा और जो भी किसान का बेटा, किसी भी कास्ट का हो, अगर गरीब परिवार का बेटा है और वो MBBS में अगर आ जाएगा तो उसको बेसिकली पढ़ाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी थी। और मैं आपके सामने उसका साक्षात उदाहरण बैठा हूँ। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप बड़े जीरो से आपने उठे हैं और उन्होंने दलितों को हमेशा से सपोर्ट करा है। बट क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल हैं और आप आज वो दोनों बातों को समझते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी बारी जब हम ऐसी किसी पार्टी की बात करते हैं, क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट में मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है कि मैं पार्टी निरपेक्ष होकर के बात करता हूं और मैं ज्यादा पॉलिटिकल बहुत ज्यादा चीजों को नहीं करता, क्योंकि आदमी की जो कोर है उसको समझना जरूरी है। और मेरा आज आपके साथ उद्देश्य यही था कि जी आप इतने सुंदर कैंसर की इतनी सेवा कर रहे हो, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि
पार्टी तो इसको एक टूल की तरह यूज करती है अपने वोट बैंक के लिए, पर आपका कहीं ना कहीं पर्पस डिफीट नहीं हो जाएगा? आपका तो पर्पस सेवा करना है। नहीं, सेवा तो बेशक कह सकते हैं कि राजनीति भी एक बेटर ऑप्शन है। हाँ। आज अगर पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए जी। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा है और पॉलिटिक्स एक ऐसा है, दुनिया में, पूरा दुनिया में देख लीजिए, हाँ। पॉलिटिशियन से ही पूरा देश चल रहा है और पूरा संसार भी पॉलिटिशियन से चल रहा है। राइट। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि आप पॉलिटिक्स में क्यों आए। पॉलिटिक्स में आने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आज पिछड़ों के, गरीबों के, दलितों के और मजलूमों के बच्चे अब एमबीबीएस नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फीस आप पता कर सकते हैं, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, सोचो मैं भी एमबीबीएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से किया। ठीक बात। मेरा फीस था 90,000। राइट। 5 साल का फीस 4.5 लाख हो गया। जी। सरकार देती थी उस समय इंडिया में पढ़ने के लिए 10 लाख रुपया और बाहर जाएंगे तो 15 लाख। आज 1 साल का फीस प्राइवेट कॉलेज का कम से कम 20 से 22 लाख हो गया। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज की तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। राइट। और 5 साल की करोड़ों हो गई। तो मैं चाहता हूं कि अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे इंसान हैं जिनकी पॉलिसी, जिनके विचार, जिनके आदर्श, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को तो डेवलप कर ही रहे हैं। साथ में 2012 का जमाना देखिए, जब लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो बच्चे हैं लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ा करते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 में गांव के बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर देके इस उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने का काम करते। बट अगर आप, चलिए आपने अखिलेश जी की बात करी है तो ऑन अ ह्यूमर नोट पहले तो यही पूछ लेते हैं, वो अखिलेश जी ने तो आपके लिए स्टेटमेंट दी जो आपके फरुखाबाद, जहां से आप कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पूरी जीत आपकी निर्धारित थी और आप हार गए, तो उन्होंने तो कहा कि आपने इलाज करना था जो लड़ाई हुई वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर की, तो आपने इलाज करा नहीं करा उनका? मैं तो ये कहना चाहूंगा एज ए डॉक्टर, मुझे नहीं कहना चाहिए जी। एक पेशेंट आईसीयू में भर्ती है, उसके लिए बेसिकली, चलिए डॉक्टर भी बात कर ले रहे हैं, उसका एक पैमाना होता है जी, उसको कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। राइट। और उसका अगर 15 जीसीएस अगर किसी पेशेंट का आ रहा है तो वो आईसीयू में भर्ती के काबिल नहीं है। वो तो डे केयर में भी भर्ती नहीं कर सकते। ठीक है, एक पेशेंट जो आईसीयू में भर्ती है एंड ही इज टॉकिंग आई एम सच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन मेरा नेता है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो मुझे प्यार करते हैं, इसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा जी। तो आपकी ऐसा अगर पॉलिटिक्स, क्योंकि अब आप आ गए हैं तो एक बड़ी सुंदर बात है, एज अ पॉलिटिकल हेल्थ केयर के बारे में आपका क्या मानना है? आज की अगर भारत की हम हेल्थ पॉलिसी की बात करें तो एज अ पॉलिटिशियन, डॉक्टर भी हो तो आप वो आंकलन भी कर सकते हो और पॉलिटिशियन भी हो, तो आपका क्या विजन है भारत की हेल्थ केयर पॉलिटिक्स को लेकर के, हेल्थ केयर पॉलिसीज को? मेरा कहना है क्या मतलब, मैं कह सकता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था और कई महापुरुषों ने बताया था कि अगर राजनीति में गलत लोग अगर आ जाएंगे तो गलत लोग अच्छे लोगों पर राज करने का काम करेंगे। तो बेसिकली मेरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि राजनीति को एक और स्वस्थ कैसे बनाया जाए। इतिहास काफ़ी, मैं जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का मैं डॉक्टर हूँ आज, ठीक है। मैं चाहता तो अभी कुछ दिनों पहले मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था। ऑस्ट्रेलिया में ब्रेस्ट कैंसर पर लेक्चर था मेरा जी, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया वाले मुझे परमानेंट रेजिडेंशिप तुरंत 3 महीने के अंदर मुझे दे देंगे, राइट, ठीक है। लेकिन मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडिया में रहने का उद्देश्य यही है कि तमाम ऐसे गरीब लोग जी जिनके पास पैसा नहीं है और वो जिनको कैंसर अगर हो गया तो वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, जिंदगी खत्म है, ठीक है। तो ऐसे मरीजों की सेवा करने के वास्ते मैंने काम करना चालू किया जी। लेकिन मैं चाहता था कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जो कैंसर पॉलिटिक्स में भी है, तो यहाँ से मैं चाह रहा था कि राजनीति में एंट्री करके जी, और जो कैंसर रूप भी आज जो फैला हुआ है पूरा देश देख रहे हो, प्रदेश देख रहे हो जी। आज आप देख रहे हैं कि कोई भी चैनल नहीं देख रहा। जितने भी चैनल्स थे, आज चैनल्स कोई देख रहा है? नहीं देख रहा। आज का चैनल्स यूट्यूब और पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज लोग इसी पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आप हमारी सही आवाज़ जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे जी। तो राजनीति में मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि राजनीति में भी एक अच्छा स्वास्थ्य
अच्छी हेल्थ एनवायरनमेंट डेवलप हो, वो But- तभी हो सकता है। बट जैसे लास्ट माइल तक बात की जाए, देखिए जी। आपने अभी बात बोली सेवा की, जी तो इत्तेफाक समझ लीजिए, क्योंकि आपने कहा सेवा करनी है तो फिर तो आपका सौभाग्य हो गया जी। कि जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट हैं उसमें तो वैसे ही सारे गरीब हैं, क्योंकि आप है नेक और माउथ कैंसर के हैं, और Oral। लोग बहुत ज्यादा ओरल में, हमारे यहाँ पर गुटखे का सेवन बहुत होता है, और वो ज्यादा तबका वही है जो गरीब lower है, तबका, मजदूर गरीब है, तबका। पूरे दिन और मैंने मेहनत तो खुद आंखों से आपके हॉस्पिटल में भी घुमा जी। हूँ, आपने खुद सफर कराया, तो मैंने देखा कि वहां पर। बट अगर हम भारत की हेल्थ पॉलिसी को लेके बात करें, चलिए जी। जैसे एग्जांपल है आयुष्मान के बारे में, आपका क्या कहना है? क्या सटीक आयुष्मान भारत अच्छी पॉलिसी है या नहीं? आयुष्मान भारत के बारे में मेरा जो राय है, हाँ। अगर मैं बात हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी की बात करूं, जी। अभी एक हेड एंड नेक सर्जरी में और एक ओरल कैंसर सर्जरी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी का डॉक्टर, एक होम्योपैथ सर्जन हो गया, एक प्लास्टिक सर्जन हो गया, एक एनेस्थेटिक्स हो गया, 2 टेक्नीशियन हो गए, जी। इतना सारा स्टाफ रहता है। एंड यू कांट बिलीव इन सीए टंग मतलब जीभ के कैंसर में 40 से 50 हजार रुपया आयुष्मान में आ रहा है जी। और उसमें भी दिक्कत ये हो रहा है कि पहले अप्रूवल दे देंगे और बाद में कुछ टेक्निकल फॉल्ट में पूरा कैंसिल करते रहे। अब कोई पुअर पेशेंट है, अब पुअर पेशेंट को अगर हम कॉल करके बुलाएंगे, एक आध को बुलाया कि हमने कहा तुम्हारा पूरा आयुष्मान में पैसा कैंसिल हो गया, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, डॉक्टर साहब हम तो बहुत गरीब हैं। तो ये दिक्कत आयुष्मान में आ रही है। अब आयुष्मान में जो लिख दिया ना इन्होंने कि 5 लाख तक का इलाज, गांव का आदमी सोचता है कि 5 लाख की हमारे पास 50-50 हजार की 10 गड्डियां जेब में पड़ी हैं, जबकि आयुष्मान में ऐसा नहीं है। जो भी जिस लेवल की सर्जरी आज देखिए, आज मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल है लखनऊ के, ठीक है, आज जो भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर एक गॉल ब्लैडर की ऑपरेशंस का 1.5 से 2 लाख रुपया वो लोग ले रहे हैं, और आयुष्मान में मुझे लग रहा है 15 से 20 हजार रुपये मिल रहे हैं। तो आयुष्मान स्कीम जो बनाई गई है उसमें और इम्प्रूव किया जाए तो ये बेटर है। आपको क्या ऐसा नहीं लगता, मतलब ये मेरा एक व्यक्तिगत शुरू से मैं फील करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी देश के युवाओं के साथ बहुत काम करता हूँ, और मुझे हमेशा लगता है कि जैसे युवा नशे में, इन चीजों में बहुत चला जाता है। अब आपने उन लोगों का इलाज कर रहे हो, और जहाँ देख रहे हो उस इलाज की मेन जड़ क्या है? ओरल की टोबैको। सच्ची बात यह है कि टोबैको की इंडस्ट्री बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का फंड देने वाली इंडस्ट्री भी है, ठीक है जी, वहां का बहुत बड़ा फंड आता है। अब आप पॉलिटिक्स में भी आ गए और एक डॉक्टर भी हो, और आप देख रहे हो भाई, अगर आप उस पॉलिटिक्स में हो तो आप इस चीज को नहीं सपोर्ट करते कि ये टोबैको इंडस्ट्री में पूरा का पूरा रोक होना चाहिए? एज अ पॉलिटिक्स आपका क्या मानना है? नहीं बिल्कुल, मैं तो रोकने का काम करता हूँ। तो अगर आप पॉलिसी में आ जाए तो आप इस पे रोक लगा देंगे? नहीं, रोक तो लगाने का बनता ही है। देश की अर्थव्यवस्था और जो सारी चीज़ें अगर देखेंगे तो और दूसरी चीज़ें हैं जहाँ से जो इनकम टैक्स, जो टैक्स सरकार जो वसूल रही है, इन चीज़ों से हट के किया भी जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं अकेले, और इन पर बैन लगाना चाहिए। तो अगर आप मान लेते हैं कि आप एक पॉलिटिकली इस धारा को लीड कर रहे हो, और आपको पता है कि आपकी बड़ी सारी चीज़ों का फंड यहाँ से ड्राइव करने को आएगा, बट आप डॉक्टर भी हैं, और सबसे सुंदर बात यह है कि आपने ये अपना पेशा और अपनी ये सेवा छोड़ी नहीं है जी। तो आप इस पे पॉलिसी निकालेंगे बिल्कुल टोबैको को बंद करने की? नहीं, मैं कोशिश तो ये करूंगा, लेकिन ये मैटर तो सारे कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन दूसरा ये मैं जरूर कह सकता हूँ, अगर ये बंद हो सकती है तो बंद किया जाएगा, लेकिन अगर बंद नहीं हुई तो जो पेशेंट है उसके लिए बेटर पॉलिसी जरूर बना देंगे। अच्छा, ताकि जो आज सफर कर रहा है, वो क्या फॉर्मूला होगा आपका क्या थॉट? आप जैसे थॉट्स से, जैसे हेड एंड नेक का मैं डॉक्टर हूँ, अभी हमारे पेशेंट हैं, ठीक है, हमने तो ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद में मरीज को रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत है। अभी क्या, रेडियोथेरेपी के लिए अगर लखनऊ में, पूरे यूपी में अगर बात कर लिया जाए, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो भी हॉस्पिटल हैं, वहाँ दे आर पेइंग मोर देन 2 to 3 lakhs जी, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज में इतना ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, पेशेंट हमारा आज पहुंच जाना चाहिए, जिसकी शिकायत रेडियोथेरेपी 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन उसका 4 महीने में हो रहा है, 5 महीने बाद हो रहा है, तो उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम पॉलिसी ऐसी जरूर बना देंगे कि रेडियोथेरेपी बहुत सारे सेंटर कर दें,
ओके। ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। एक मतलब जब आपने कहा कि हम एक ऐसी पॉलिसी बना देंगे, दूसरे एंड पे क्योंकि आप ऐसे लोगों का इलाज कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये हमारी पॉडकास्ट की आपकी मेरी चर्चा शायद बहुत लोगों को सही दिशा भी दे दे जी जब वो इस बात को सुने। जी जब एक व्यक्ति जिसको पता है कि मैं ये तंबाकू खाया, टबैको मैंने कंज्यूम करा और उसकी वजह से उसके घर परिवार वाले जो लेके आते हैं और वो देखते हैं उसको माउथ ओरल कैंसर हो गया, ऐसी स्थिति को देखने के बाद उसको जड़ भी पता है कि वो टोबैको है, फिर भी उसी के आगे घर में और लोग जितने हैं वो उसको बंद नहीं करते, इसका आपने क्या कारण पाया? इसका तो एडिक्शन है बेसिकली। नहीं, टोबैको है, निकोटीन एडिक्शन है। तो उसके लिए है ना जो खा रहा है। हाँ। अभी मान लीजिए किसी के घर में एक केस हुआ और बड़ी स्थिति बड़ी खराब है, जैसे आपके यहाँ देखते हैं, और अब उसके घर के लोगों ने देख लिया कि यार मेरे घर में एक ऐसा केस हो चुका है ओरल कैंसर का जहां आदमी की इतनी बड़ी दुर्दशा हुई है, उसके बाद भी लोग उसको एक सबक क्यों नहीं ले पाते? उसी के परिवार वाले, उसी के परिवार में आपको 10 और खाते मिल जाते हैं। इसका कोई आपने कारण पाया अभी तक? इसका कारण तो सबसे बड़ा कारण मैं कह सकता हूँ कि लिटरेसी और साथ में बेरोजगारी। अच्छा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बेरोजगारी से कैसे आप इसको लिंक करते हैं कि आज जो भी बेरोजगार है, ठीक है, अब पूरा दिन फ्री है तो नशे में तो करना ही है उसे, कैसे अपना दिन काटेगा? पूरा दिन तंबाकू के साथ में उनका दोस्तों के साथ गुजरेगा, शाम को जैसी हो जाती है शराब की लत। तो मैं इसका सबसे बड़ा कारण तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, खाली है यूथ तो कुछ ना कुछ तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीजें। बट अगर हम आपके उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं पूरे भारत को भी ना स्केच करूं, तो उत्तर प्रदेश में तो अगर हम पहले से कहें जी बड़ी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म करी हैं। जैसे मैं उत्तर प्रदेश में, मतलब जैसे मान लीजिए लखनऊ में, मेरा ये शायद दूसरी तीसरी विजिट होगी लखनऊ में पिछले 5 से 6 साल में, तो मैं एक चीज को महसूस जरूर कर पा रहा था इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, या दूसरी स्थिति में मुझे बड़ी सारी चीजें ज्यादा सुंदर दिखी। और ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है तो वो तो ऑब्वियसली लोगों से बात करके पता लगती है, बट जो बाहर से आंकलन है कि उत्तर प्रदेश में बड़ी सारी चीजें सुंदर हो गई। और अब मैं मतलब देख रहा था इन्वेस्टमेंट्स की इतनी सारी बात हुई तो उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा था रियल एस्टेट कहाँ से कहाँ पहुंचता जा रहा है। तो मतलब इस पे क्या है आपको, उत्तर प्रदेश में सच में काम हुआ या नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में मैं कह सकता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी के जमाने में काम हुआ। अभी काम ही नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि पहले उत्तर प्रदेश में क्या कहानी थी। पहले इतना बेहतरीन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक्सप्रेस पे बना के काम दे दिया। नहीं, मेरा दिल से आपसे ना नवल जी क्वेश्चन है जी, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक डॉक्टर की हैसियत से कीजिए जी। आप समाजवादी पार्टी के लीडर नहीं है, ठीक है, एक डॉक्टर की हैसियत से आपको क्या लगता है, बिल्कुल पॉलिटिकली निष्पक्ष होकर के जी, कि आज की स्थिति में कोई काम हम मान सकते हैं, या आज की स्थिति को जब हम अखिलेश यादव जी से कंपेयर करें तो वो बेहतर से ज्यादा? वो सरकार बेहतर थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज जो भी चल रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल कहा कि निष्पक्ष। हाँ, किस लाइन पे वो बेहतर थी उसके, मैं कहना चाहूंगा आज जिस तबके से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने पहले ही कहा कि बेहद गरीब और साधारण किसान परिवार का मैं बेटा हूँ जी। मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो लखनऊ, कानपुर, आगरा पढ़ने जाते हैं इस उम्मीद से कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, इलाहाबाद जाते हैं कि वो पीसीएस करेंगे, लेकिन क्या उनके सपने ये सरकार पूरी कर पा रही है? चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। आज मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, आज आपसे बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। अगर मेरा शायद एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो ना तो मैं एमएस कर पाता, और जो मैं फॉरेन से जैसे फेलोशिप FICS किया, ब्रेस्ट कैंसर और सर्जरी, ये सारी जो चीज़ें हुई वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उस समय की सरकार ने हमारे जैसे तमाम परिवार के बच्चों को रोजगार देने का काम किया, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने का काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ से हम आज का दौर और आदरणीय अखिलेश यादव जी का दौर, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि उस समय एम्प्लॉयमेंट सरकार दे रही थी, गरीबों के बच्चों को एजुकेशन में प्राथमिकता दे रही थी, लेकिन वर्तमान की सरकार बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो मतलब खासकर अखिलेश यादव जी का हमेशा से फोकस वो दलित और वो गरीब तबका रहा है जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे। बट
वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिर भी उसके बावजूद भी अपनी, देखिए आपको मैं समझता हूँ सुंदर तरीके से सपोर्ट मिला जी, तो आप उस चीज को फील कर पा रहे हैं। जी, बट ऐसे बहुत सारे और भी दलित है जिनको नहीं मिला, तो वो तो कहते हैं जिसको मिला वो बहुत खुश है, जिसको नहीं मिला वो खुश है। नहीं मैं कह सकता हूँ मेरे साथ में जो सारे बच्चे थे, हाँ जो हम लोग हॉस्टल में रह के आगरा में तैयारी किया करते थे, जी, मैं कह सकता हूँ कि अगर 20 लड़के हम अपने बैच में करीब 36 के थे, 36 में मुझे लग रहा है 30 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में सारे रोजगार पा लिए। अच्छा। लेकिन आज बहुत बुरा हाल है। तो मैं कह सकता हूँ कि उस सरकार में रोजगार बहुत था, और आज जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में क्या क्या चल रहा है। तो आप अच्छा, एक बड़ा सुंदर मेरे मन में ना बार बार एक चीज को मैं सोच रहा था जी, और ये बड़ी सुंदर बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। जी, आप पॉलिटिक्स में चले गए हैं, जी, बड़ी बारी पॉलिटिकल बात करना आपकी विवशता भी होती है हाँ। और मजबूरी भी होती है, नहीं बड़ी बात करना नहीं बड़ा है। होता है। नहीं बट आप जब इस कुर्सी पे बैठते हैं जी, आप कैसे पेशेंट के साथ अपनी पॉलिटिक्स को दूर रख पाते हो? भाई वहां पर भी बेईमानी तो आ सकती है पॉलिटिक्स की, उसको कैसे कर पाते हो? नहीं डॉक्टर मैं कह सकता हूँ कि जो मैं बना हूँ जी, ठीक है, इस डॉक्टर की कुर्सी के बैठने के बाद मैं कह सकता हूँ कि कभी मेरे मन में इस तरह की भावना नहीं आई कि इस मरीज को ऑपरेशन करने से हम इतना पैसा पैदा कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ दिल से, जी, अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा दुनिया में मानता हूँ। जी, ठीक है, मैं उनकी सौगंध खा सकता हूँ कि जो भी मरीज आता है तो मन में हमेशा यही भाव रहता है कि कम से कम पैसे में इसको बेहतर से बेहतर कैसे इलाज में दे दूँ। और तो मैं कह सकता हूँ, और ना कभी इस तरह की कोई भावना आती है कि नहीं, किस but जाति का है, किस धर्म का है, किस पार्टी का है, ऐसा कभी भी आज तक मेरे विचार में नहीं आता। बट इस कुर्सी पे बैठने के बाद मैं कह सकता हूँ कि जो हम लोग जी। भगवान का दर्जा देते हैं, लेटली कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का दर्जा है, तो मैं कह सकता हूँ कि कभी भी इस तरह का मेरे मन में आज तक कभी विचार नहीं आया। अब और कोई- मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ हाँ। कि कोई भी गलत इस तरह का विचार मेरे जीवन में न डाले। नहीं, देखिए ये तो बहुत सुंदर बात है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को बैलेंस करना, और वो भी ऐसी जगह पे जहां पर लोगों के लिए प्रोटोकॉल बहुत महत्व रखती है। यहाँ पर तो एक छोटे से छोटा नेता भी जो होता है नहीं। उसको बहुत महत्व रखती है। नहीं तो बहुत सारे हमारे पास तो सारी पार्टियों के पेशेंट आते हैं, सारी पार्टियों के लीडर्स भी आते हैं, डॉक्टर साहब ये पेशेंट है, आपकी हाँ। बड़ी तारीफ सुनी और ये इसका ध्यान रखना है, इस पे पैसे नहीं है। पॉलिटिशियन वैसे भी जब पब्लिक में घूमता है कि कोई भी जी, बीमार होता है तो इंटेलेक्चुअल पर्सन कहता है कि फलाने नेता के पास चले जाओ, वो डॉक्टर साहब से फोन कर देंगे तो तुम्हारा पैसा कम हो जाएगा। जबकि हकीकत में जो पेशेंट है समझ जाता हूँ मैं कि ये किस लेवल का है। नहीं देखिए ये बात तो कंफर्म है जी। क्योंकि आपकी दिल से करी हुई सेवा का ही कारण है कि शायद लोगों की दुआएं जो है वो आपके लिए वोट बैंक बन गया। जी बिल्कुल। और इसलिए आपकी फारुखाबाद से पूरा इस चीज की उम्मीद थी आपने ही जीतना है। जी तो हम जीत भी गए थे actually। आखिरी में मतलब वो जबान जब्त कैसे हो गई वहां 2000 वोट से? वो तो आपका पूरा का पूरा डंका जमानत नहीं, वैसे बेसिकली हम लोग ने जो 21 के में 21 राउंड्स के बाद में पूरा काउंटिंग उन्होंने 10 मिनट में दिखा दी। अच्छा जी। और मैं कह सकता हूँ कि जैसे मैं राजनीति में बिगनर था, ये भी है, बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिक्स का जो सिस्टम है थोड़ा चेंज हो गया और मुझे लगा कि आई वाज मतलब मैं जीत गया। आपको इसका सर्जन अभी बनना है, मैं सीख गया, मैं जान गया कि मैं जीत गया हूँ। हाँ। लेकिन थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय डिस्प्ले करते हैं कि यू हैव लॉस्ट 2678 वोट से मुझे हरा दिया। जी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनके चेहरे पे आज तक कभी भी वहाँ की जनता कभी फील नहीं करती। और जब भी हम लोग गांव जाते हैं, लोगों की मदद करते हैं या किसी के यहाँ इवेंट्स में जाते हैं, हाँ जी। तो जनता मुझे कहती है कि जनता के सांसद डॉक्टर नवल किशोर साके, तो मन बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे भी अच्छी बात यह है कि मेरे जो नेता हैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, हम उम्र भी हैं, बड़े भाई हैं और एक बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, इसके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत सुंदर, बहुत। और दूसरी बात आप पूछ रहे थे ना कि पार्टी में और इस तरह से, मैं बचपन से मेरी एक चीज थी, अभी ये तो आप तो लखनऊ में बैठे हैं जी, मेरा दूसरा अस्पताल कायमगंज में है। अच्छा। मैं कह सकता हूँ कि एक MCS लेवल का डॉक्टर, जैसे MBBS, MS, उसके बाद MCS और DM, ठीक है,
तो MCH और DM लेवल के डॉक्टर कायमगंज के हॉस्पिटल में बैठते हैं। अच्छा। मैं MBBS के बाद मैंने USMLE के लिए प्रिपरेशन किया जी। और कनाट प्लेसमेंट दिल्ली में रहा मैं। हम्म। तो अमेरिका में जाने के लिए USMLE परीक्षा दिया जाता है जी। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्लियर कर लिया था। अच्छा। मैं कह सकता हूँ तो मैंने तब वहाँ का जो US का स्टैंडर्ड जो बाकी हमारे साथ के लड़के थे उनसे हमने पता करके देखा तो मैंने प्रण कर लिया था कि हमें स्वर्ग में जिंदगी नहीं जीनी है, हमें नरक का राजा बन के रहना है। और मैं कह सकता हूँ नरक और स्वर्ग बना रहा है। हम एक स्वर्ग में जिंदगी जीना होता है हाँ। और एक का नरक का राजा बन के रहना होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने गांव में जाके वो फैसिलिटी गांव के लोगों को देने का काम किया। मैं यहाँ पर रहता, मैं लखनऊ में रहता, बहुत सारे डॉक्टर्स। तो आप ये जो अभी ऑलरेडी मैंने मतलब देखा, आप इतने सारे मतलब मैक्सिमम मेरे को तो अधिकांश सारे गरीब तबके के पेशेंट हैं। तो ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के लिए, या आप जब इतने बड़े एक्सपर्ट हो तो भारतवर्ष से अगर आपके पास कोई भी आए? पूरा इंडिया से पेशेंट आता है। सारे इंडिया से? अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। जो मैं कह सकता आज का जो अपना जो सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ, कई पेशेंट ना असम से आते हैं। अच्छा। असम से आते हैं और वेस्ट बंगाल से भी आते हैं। एक पेशेंट तो बांग्लादेश से भी आया था, मुझे याद है, उसका मैंने ऑपरेट किया था। नहीं, अगर ऐसी बात है तो मेरी सारी ऑडियंस से बड़ी विनम्र निवेदन है जो सारे सुन रहे हैं कि मैंने तो ये खुद देखा है कि इनका जो इतना सुंदर तरीके से जो सेवा कर रहे हैं उस क्लास की, इस एटलीस्ट पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसलिए शेयर कर दो ताकि शायद कोई ऐसा ज़रूरतमंद जिसकी ये प्रॉब्लम फंसी हो और उसको कोई रास्ता ना मिल रहा हो, ही इज़ द एक्सपर्ट, उसके लिए वो रास्ता बन जाए, वो एक किरण बन जाए अपने बचने के लिए। बहुत मतलब अगर आप देश में कर रहे हैं तो ये तो बहुत काबिल है। पूरा बेस्ट, अगर मैं कहूँ कि इस वेस्टर्न यूपी और ईस्टर्न, वेस्टर्न यूपी तो कवर था ही मेरा जी। लेकिन चुनाव के बाद में मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूँ यहाँ, तो ईस्टर्न यूपी का भी पेशेंट हमारे पास बहुत है। अभी तो नेपाल से भी पेशेंट बहुत आते हैं। राइट। और मैं कह सकता हूँ पूरी इंडिया से आते हैं। और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कोई भी पेशेंट जी जिसके पास कोई पैसा नहीं है, हाँ जी, डॉक्टर नवल किशोर उसकी मदद पूरा करने को तैयार है। क्या बात है। और दूसरी बात, मैंने चुनाव में भी, जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो ड्यूरिंग द कन्वेंशन पीरियड मैंने अनाउंस किया था, शायद मैं पूरे भारत देश का पहला ऐसा कैंडिडेट हूँगा जिसने ये डिक्लेरेशन किया था कि अगर मैं सांसद बनता हूँ तो सांसद के रूप में मिलने वाला वेतनमान तमाम उन बच्चों पर खर्च करूँगा जिन बच्चे के माँ बाप नहीं है या जो गरीब हैं, उन पर सारी सैलरी खर्च करने का काम करूंगा और उस सैलरी का 1 रुपया भी जेब में लेने का काम नहीं करूंगा। बहुत सुंदर। मेरी आज भी वही भावना है। नहीं, देखिए, जो आदमी संपन्न है वो कहीं ना कहीं सेवा भाव रखता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग जी, वो मैं मतलब वो कैसे आपने मतलब आपके दिमाग में कैसे आया? आप जब जनरली ओरल कैंसर में कुछ ना कुछ पार्ट रिमूव करना होता है, जैसे मान लीजिएगा जबड़ा है, कुछ है, वो पूरा निकल गया, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी ऐसा कोई चीज होती है तो जो आपका पूरी की पूरी उस पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने उस पूरी की पूरी एज अ प्लास्टिक, बट है आप ऑन्को सर्जन ओरल के स्पेशलिस्ट, बट वो प्लास्टिक सर्जरी भी और साथ में पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी आप वो खुद ही कर लेते हैं। ये कहाँ से थॉट आया? ये थॉट तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का अच्छा आशीर्वाद है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत रहता है। हाँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला, वहाँ काम करने का मौका मिला। तो ये सब आशीर्वाद किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से मिला है। अच्छा। क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत सारा है। हाँ। और जब आपके पास बहुत सारी जो टीम्स होगी और एब्सेंट है तो उस एब्सेंस में कैसे आप काम करेंगे? एक पेशेंट अनटिल और अननेसेसरी इंट्यूबेशन पे है, बेहोशी की दवा खा रहा है और इंट्यूबेट ले रहा है, तो जो सर्जरी का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में नहीं, बट ये थॉट शुरू कहाँ से हुआ कि यार एक काम करते हैं कि प्लास्टिक भी खुद ही कर देते हैं? ये कहाँ से कहानी है? ये थॉट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से बता तो रहा हूँ आपको। नहीं, तो किंग जॉर्ज में आपके मतलब कुछ माइंड में आया? हाँ, माइंड में आया कि पेशेंट है, प्लास्टिक सर्जन का इंतजार कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है बहुत देर से। ठीक है, और मरीज अनटिल और अननेसेसरी बेहोशी में है, ठीक बात, बेहोशी की दवा दी जा रही है, उसको इंट्यूबेट दिया रहा है, जो हमारा टाइम पीरियड 1.5 से 2 घंटे का होना चाहिए।
मरीज 4 से 6 घंटा लग रहा है अच्छा एंड पेशेंट इज गोइंग ऑन वेंटिलेटर। हाँ। एक बार वेंटिलेटर पर जाने के बाद उसका सर्वाइवल कम हो गया, राइट। तो उसको सर्वाइवल को कम करने के लिए और कम समय में ज़्यादा मरीजों को सुविधाएं देने के लिए ये सब थॉट्स उसी समय किंग जॉर्ज मेडिकल तो कॉलेज आपने उसी समय ट्राई करके कहा कि यार इसको भी। जी हमारे और हमारे साथ में सारे जो हमारे सीनियर थे हाँ। सारी टीम्स का ऐसा रहा हाँ। और किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इसी तरह का चलन चलने लगा। राइट। मैं एक खासकर मेडिकल में मैं आपके यहाँ पर जो आपका बहुत सारी चीज़ों को संभालते हैं ऐसी मेरी बात हो रही थी। तो मतलब जितना बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं, क्योंकि मैं इस फील्ड का ऑन्को का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जी, बट जितना मेरी नॉलेज से पता है कि ऐसी कोई भी जब सर्जरी वगैरह होती है तो अधिकतर इट इज़ अ टाइम टेकिंग सर्जरी। मतलब अमूमन एक डॉक्टर को 3 4 5 घंटे लग जाते हैं। तो वो बता रहे थे कि जी डॉक्टर नवल करते हैं ना तो 50-55 मिनट में काम वाम सब करा करके भाग। तो ये इतनी स्पीड कहाँ से आपने निकाली पूरी? इसके लिए तो एक्सपर्टनेस और एक लंबे समय से बहुत सारे मरीजों पर काम करना। हाँ। तो ये सब गॉड गिफ्टेड चीज़ें कह सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, तो बेशक हम कह सकते हैं कि जहाँ बुद्धिज्म भगवान बुद्ध को हम अपना आदर्श समझते हैं, मैं कह सकता हूँ कि उनकी राजवेद जीवक जी थे। जीवक ने बुद्ध जी की सेवा पूरे जीवन पर्यंत की। मैं भी उसी भावना से जनमानस की सेवा कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ जीवन में। इसी उद्देश्य से हम लोगों को मैं कह सकता हूँ कि ये परफेक्टनेस उसी आशीर्वाद से मिली है कहीं ना। अच्छा, आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, पॉलिटिक्स में हैं, व्हाट डू यू फील कि अगर हम इंडिया की हेल्थ केयर को कंपेयर करें इंटरनेशनली जी किसी भी कंट्री से, जी तो उस पे आपका क्या थॉट प्रोसेस है? जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, हाँ। वहाँ की जो हेल्थ है टोटली फ्री है, इंश्योर्ड है। हाँ। और यहाँ का उल्टे सिस्टम है। यहाँ का सिस्टम सारा खुद आपको खर्च करना है। बट तो यहाँ पर जो डॉक्टर एज अ मेडिकल ब्रेन्स बोले जाए तो वो तो इंडिया में सबसे ब्रिलियंट ब्रेन्स इंडिया में है जी। तो ऐसा क्यों होता है कि बड़े सारे अधिकांश डॉक्टर जो हैं वो भारत छोड़ करके वो बाहर चले जाते हैं? मायो क्लिनिक जा रहे हैं, कोई यूएस के अलग अलग बड़े से बड़े हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में निकल रहा है, कोई कनाडा निकल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है। वहाँ पर जो बेटर फैसिलिटी है हाँ। और एक लाइफ स्टाइल अलग है तो फिर लोग ऑप्ट करेंगे। अब लेकिन सारे डॉक्टर मेरे जैसे तो हो नहीं सकते। मैं तो अपनी धरती से, अपने समाज के लोगों से बेहद प्यार करता हूँ। तमाम उन लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उनको पसंद करता हूँ जिनका कोई नहीं है। दोनों में टाइम कैसे मैनेज करते हो आप? अब चलिए एक छोटा सा वाक्य। अभी मान लीजिए आपकी एक रैली है जी और उसी समय एक पेशेंट आ गया जिसके लिए आपने ऑपरेशन करना है और दोनों में ट्रेड ऑफ है, किसको पिक करोगे? उज्जवल जी, मैं एक बताना चाह रहा हूँ, मैं सर्जन हूँ जी। मैं इमरजेंसी वाला डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसा बड़ा रेयरेस्ट कभी कभार होता हुआ है कि आपको बिल्कुल इमरजेंसी में आना पड़े? कभी कोई पेशेंट हुआ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, अगर एक्सेसिव कोई हेड एंड नेक हमने ऑपरेट किया, कोई ब्लीडर अगर छूट गया या तो ब्लीडिंग होने लगा तो रेयरेस्ट होता है। मैं मेडिसिन का और कोई इमरजेंसी वाला डॉक्टर नहीं हूँ और ना हमारे अस्पताल में कोई इमरजेंसी फैसिलिटी है। अच्छा। हमने इमरजेंसी फैसिलिटी इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि हमें पॉलिटिक्स भी देखनी है, सोशल भी देखनी है, लोगों को भी देखना है। इसलिए मेरा जो भी पेशेंट रहता है सारे इलेक्टिव सर्जरी होता है। पहले से प्लान करते हैं कि आप तुम्हारा ऑपरेशन इस डेट में होगा। अच्छा, ताकि आपका अपना स्केड्यूल उससे तालमेल बन जाए। तो आगे जाकर के आपको क्या लगता है कि फाइनली आप पॉलिटिक्स में पूरे अपने आप को समर्पित करोगे या इन दोनों धाराओं को साथ साथ चलाओगे? मैं अब सांसद नहीं बना, वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरा प्लान था जो इस प्रोफेशंस ने मेरी जो आज जहाँ तक पहुँचाया है, मेरी जो पहचान दी है जी, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता और आज भी नहीं छोड़ा है। मैंने प्लान किया था एक नोएडा में अस्पताल खोलूंगा और एक ईस्टर्न यूपी में मऊ खोलूंगा ताकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो मुंबई जाते हैं वो वहाँ से कंट्रोल हो जाए। ठीक है, और मैं मालूम पड़े कि दिल्ली में अगर रह रहा हूँ तो फिर नोएडा में सेवा कैंसर के मरीजों की देता। तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के साथ में, राजनीति में सबसे बड़ा राजनीति में आने का कारण और मकसद मेरा यही है
कि मेरे जैसे तमाम गरीब और साधारण किसान परिवार के जो बच्चे हैं वो आज डॉक्टर नहीं बन पा रहे। वो डॉक्टर तभी बन सकते हैं जब आदरणीय अखिलेश यादव जी इस उत्तर प्रदेश नहीं, इस देश की कमान संभालने का काम करेंगे और वो सपना पूरा होगा। क्योंकि मैं कह सकता हूँ ये तो देखिए, मेरे को ये तो ऐसा लग रहा है कि एक समाजवादी पार्टी का नेता बोल रहा है। नेता नहीं है, बस मैं सच बता रहा हूँ। आप कंपेरिजन कर लीजिए ना, आप किसी भी लेवल पे कर लीजिए, आप बता दीजिए। नहीं, मैं तो देखिए, आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में अभी जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाँ 5 साल तक नीट की परीक्षा में बैकवर्ड का आरक्षण ही नहीं रहा। हाँ 1 साल में यूपी में तकरीबन 59 मेडिकल कॉलेज हो गया है। उस 59 मेडिकल कॉलेज में बैकवर्ड के अगर रिजर्वेशन रहता है तो तकरीबन 2,500 से 3,000 बच्चे पहुंच जाते हैं। 5 साल में तकरीबन 15,000 बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको घर पे आज दूसरा कोई प्रोफेशन करने को तैयार है, डॉक्टर नहीं बन पाए। तो राजनीति में सबसे आने का मेरा जो कारण है कि मेरे जैसे तमाम बच्चे जो उम्मीद देखते हैं कि हम भी डॉक्टर नवल किशोर जैसे या बड़े, बट मेरा ना इस पे एक बिल्कुल पॉलिटिकली निरपेक्ष होकर के एक पर्सपेक्टिव है जो मैं देखता हूँ, और आपने उसको कितना महसूस करा है। जी, होता क्या है जब हम किसी भी चीज को हम बात करते हैं ना, ग्राउंड लेवल पे जो लोग दलित हैं, जो लोग बहुत बैकवर्ड हैं जी, जब हम उनके लिए कभी भी कोटा की बात करते हैं तो प्रॉब्लम ये, वो कोटा भी जो एक्चुअल में नीडी है वो नहीं इस्तेमाल कर पाता। अभी एक आदमी मान लीजिए जिसकी रूट्स ओबीसी से है, ठीक है, बट वो आज सक्षम हो चुका है। हाँ। भाई आज के डेट में कितने ओबीसी हैं जो बिल्कुल सक्षम है, आप अगर उनका परिवार देखिए वो बहुत सक्षम है, बट उसके बाद आज भी वो सर्टिफिकेट है दलित होने का। तो वो पता लगता है कि जी वही आदमी उसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहा है, जो ग्राउंड वाला है वो वहीं का वहीं धरा रह जाता है। तो इसके लिए अगर आपको लगता है, अगर आप एज अ पॉलिसी में जब आप बात बार करते हैं, इसके लिए आप पॉलिसी में, अगर आप पॉलिसी में बैठे हो तो आप पॉलिसी में क्या संशोधन करो? नहीं, पॉलिसी में मेरी तरफ से तेज संशोधन है। अब जैसे बैकवर्ड में नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर हो गया है। हाँ, ठीक बात। ये ऑब्वियसली बात है कि मैंने बैकवर्ड का एमबीबीएस में फायदा मिला मुझे मिला। हाँ, पीजी में मैं जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। बिल्कुल ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट में मैं टॉपर था पीजी में, तो मैं जनरल कैटेगरी में मुझे मिला, ठीक है। अब ये क्लियर है कि मेरा बेटा आज मैं क्रिमिलियर में, मेरे बेटे को वो फायदा नहीं मिलेगा। तो ऐसी पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए जो वास्तव में जो समृद्ध हो गए उनको नहीं मिले। तो मतलब आप इस चीज के हक में हैं बिल्कुल कि अगर दलित को मिले तो, बट वो मिले जो सच में व्यवस्था से दलित है। जी बेशक, उसी को मिलनी चाहिए। हाँ, तो ये क्योंकि आज का जो बड़ा सारा युवा है, देखिए हमेशा जो जनरल कोटा का या कोई युवा होता है उसका एक हमेशा ना क्लैश रहता है। वो ये कहता है कि जी क्यों, बट बहुत सारे युवाओं से जब मैं बात करता हूँ तो उनकी हमेशा एक ये रहती है कि जो सच में नीडी है उसके लिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, भाई उसको कोई तो जगह मिले। अगर हम एक अच्छी फैमिली से आते हैं बट उसको मिले तो ठीक है, बट उसको यूज करके लोग घुस जाते हैं दूसरा। तो अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो बड़ी सुंदर है। उसकी तो समर्थन करते हैं, और दूसरा पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे तभी डेवलपमेंट होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल। फर्रुखाबाद से मैं जुड़ा हूँ तो फर्रुखाबाद की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल जी। अब फर्रुखाबाद बेसिकली एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी, ठीक है। माँ गंगे वहां से जाती हैं। भगवान बुद्ध की बुद्ध स्थली भी है। संकिसा एक प्लेस है जहाँ भगवान बुद्ध आए थे। बहुत बड़ा मेला लगता है। मोनास्ट्री है, कई अलग अलग देशों की मोनास्ट्री हैं। बर्मीज मोनास्ट्री है, और क्या जापानीज है, म्यांमार है, और अलग अलग देशों की बहुत सारी मोनास्ट्री हैं जी। तो फर्रुखाबाद और दूसरा कारचोप का भी बड़ा काम अच्छा होता है जी। और फर्रुखाबाद में अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद के लिए जहाँ हम लोगों ने बात किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी कहा था हमारी एक रैली में, और हमने हमेशा बोला वहाँ पर जो गंगा माँ जाती है और बरसात के दिनों में हमेशा बाढ़ आती है, और पीछे जो बांध है वहाँ से बहुत सारा क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा था। गंगा एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आप कभी गंगा एक्सप्रेस पे जाना, जो गंगा एक्सप्रेस वे फर्रुखाबाद से निकल के जा रहा था, बगल के कद्दावर मंत्री जी हैं जी, शाहजहांपुर से खन्ना जी, सुरेश खन्ना जी। अच्छा। तो उन्होंने कह दिया, एक सदन में भी सवाल पूछा था कि
एक्सप्रेस वे ले गए खन्ना और फरुखाबाद चूसे गन्ना। अच्छा। तो वहां पर मैं कहना चाहता फरुखाबाद में हम लोग रहते, तो जो बरसों से हजारों सालों से जो बाढ़ की समस्या चली जा रही है, वो मैं दावा कर रहा हूँ कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन, देश में इंडिया गठबंधन होता है, हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वहाँ की समस्या जरूर सॉल्व हो जाती। अच्छा, आपने इंडिया गठबंधन की बात करी है और पॉलिटिक्स में इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए, ये बहुत लोग बिलीव भी करते हैं जी। आज का पढ़ा लिखा युवा तो फील भी करता है और हाँ। होने भी चाहिए है। तो आप केजरीवाल इज अगेन जो हमारे कैपिटल के आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो केजरीवाल जी की अगर हम बात करें तो सेम ही है, ही इज एन IITN, इनकम टैक्स से उन्होंने छोड़ा, IRS था और आए, हाँ IRS थे और छोड़ा अपने आप को और आए फाइनली। तो उनकी पॉलिटिक्स आपको कैसी लगती है? डू यू सपोर्ट? अच्छी है? नहीं, बेशक सही मैं है? सपोर्ट करता हूँ। और क्या, आइए का IRS पॉलिटिक्स में आया, मैं तो तभी मैं जब इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं सपोर्ट कर रहे? नहीं, इंडिया गठबंधन से देखो अलग चीज है। मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट करता हूँ हमेशा, वो इसलिए क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन एक राजनीति में आया, जो IRS था, IRS करके अपना बहुत सारी जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सोचो उसने अपनी साधारण जिंदगी दी। और मैं भी सच बताऊं तो फिर तो नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो आप 100% नितिन गडकरी जी को भी सपोर्ट करते होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के, बट है तो इंटेलेक्चुअल बड़े, और काम देखो कितना बढ़िया आपका लखनऊ एक्सप्रेस वे कितना सुंदर बना दिया। नहीं, लखनऊ एक्सप्रेस वे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया। अच्छा, अखिलेश यादव और दूसरे बना सकते हैं, लेकिन देखिए नितिन गडकरी जी, हाँ। मैं कह सकता हूँ कि वो भले इंसान है, हाँ। लेकिन उनको इंडिया गठबंधन में रहना चाहिए था। आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा काम किया उन्होंने, एक्सप्रेस वे तो सबसे पहले भैया ने बनाया ना, अखिलेश जी ने, उसके बाद में आपने बहुत सारा काम किया जी। तो मैं कह सकता हूँ कि उनको अखिलेश जी के साथ रहना चाहिए। अच्छा, उनकी विचारधारा देखिए, हमेशा जो उनका जो थॉट्स में पढ़ता रहता हूँ, उनकी विचारधारा आदरणीय अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की नीतियों से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं, लेकिन वो मैं कह सकता हूँ बड़े नेता हैं, इतना हमें कमेंट करने का उनके ऊपर अधिकार नहीं। नहीं, ठीक बात है, बट ये बात तो है कि देश के अलग अलग लास्ट माइल तक बहुत सुंदर रोड का नेटवर्क है। एटलीस्ट ये एक ऐसी चीज है जो हर किसी को दिखती है। मैं समझ, देश का डेवलपमेंट तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन से ही होता है। जब आप फॉरेन में जाते हैं तो फॉरेन के रोड्स देख के लगता है कि हाँ यार हम विदेश में हैं। करेक्ट। तो धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। एज अ डॉक्टर जी, आपने तो जब समय पे करा उस समय तो स्थितियां बड़ी अलग थी। आज एक बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल एज अ प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो इसलिए आप इसको एज अ पॉलिसी मेकर कल को अगर रहते हैं तो क्या सोचते हैं कि डॉक्टर जो है बनने के लिए आज की डेट में एक माँ बाप को अपनी जीवन पूंजी तो बहुत बड़ी बात है, उनको बहुत बड़ा लोन तक लेना पड़ता है जी। और एक डॉक्टर बनने में करोड़ों रुपए का खर्चा है। जिनका नंबर देखिए, सीटें कितनी सी जिनको गवर्नमेंट में मिल पाए, इतनी सी, और बनने वाले कितने हैं, बहुत सारे। अब उसमें जो बड़े स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाले कि जी मुझे करनी है, मेडिकल ही करनी है, तो अल्टीमेटली उनके पास ऑप्शन होता है कि जी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओ। बड़े सारे बाहर भी जाते हैं, पहले यूक्रेन से हमारे बहुत लोग करते थे, बच्चों का बहुत करते थे, तो वहां कहीं करोड़ों रुपया लगता है, करोड़ों रुपए। उसी के काउंटर अगर आप देखो कि इंजीनियरिंग कॉलेज भमार में खुले हुए, तो उसमें एज अ डॉक्टर, एंड क्योंकि अब आप पॉलिटिक्स में है तो आपका उसका कोई स्पेसिफिक एज अ पॉलिसी विजन है जो आपको लगता है कि हम भारत के रूट लेवल पे बदल सकते हैं इसको बेटर? नहीं, बेशक मेरा जो जहाँ तक विचार है कि जो तमाम बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, हाँ। और पढ़ाई घर से उनके माँ बाप बहुत पुअर हैं, कोई अपने जेवर के कर रहा है, कोई जमीन बेच के तैयारी कर रहा है, तो उन लोगों के लिए बस मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैंने जिस तरह से मैंने सोच लिया था, कंपटीशन उस समय भी था, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बिल्कुल था। कंपटीशन जब हम लोग MBBS के लिए CPMT उस समय हुआ करता, बिल्कुल हुआ था, क्योंकि तब अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम थी। उस समय भी कंपटीशन था, आज भी कंपटीशन है, लेकिन मैंने प्रण कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। मैंने कभी किसी दूसरी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा, और ना मैं उस समय का अपना बता रहा हूँ कि मैंने सोच लिया था कि या तो मैं आसमान में चलूंगा या जमीन पर चप्पल झटकाऊंगा, और ऊपर वाले की इतना कॉन्फिडेंस था मैं कि मैं बनूंगा। राइट। तो जीवन में सबसे बड़ा जो है
किसी भी कंपटीशन के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए, मेरे तो माँ बाप सिंपल फार्मर हैं और मैं पार्लियामेंट का पहला चुनाव लड़ा, इससे पहले कोई चुनाव भी नहीं लड़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर जिसके अंदर होगा वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मैं कह सकता हूँ आप ही इतना, अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप जिस तरह से जो एक नया ट्रेंड अभी पॉडकास्ट का जो आपने चालू किया है, ठीक है, आप यंग हैं अभी, और अगर आप ही सोच लेते कि मैं कैसे ही आज का जो दौर है इतना बड़ा मीडिया और ये यूट्यूब और ये सब चल रहा है, उसके बाद आप कैसे सर्वाइव करें। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और जिसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर होगा तो वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एज अ डॉक्टर अगेन, क्योंकि मैं आपका पर्सपेक्टिव बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए समझता हूँ, जो देश के कुछ बड़े प्रेसिंग इश्यूज है, डॉक्टर भी हो, पॉलिटिक्स में भी हो, मेडिकल फील्ड में अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है जी। मेडिकल डॉक्टर को, हॉस्पिटल को एक भगवान का दर्जा दिया जाता था। धीरे धीरे इसमें होगी बहुत कमर्शियलाइजेशन, और ये कमर्शियलाइजेशन इस लेवल पे हो गई कि हॉस्पिटल्स कन्वर्ट हो गए होटल फॉर्मेट में, और वहां पर इतना ज्यादा बिजनेस का एंगल आ गया कि आदमी को बड़ी सारी चीजों को छुपा करके, मतलब ये तो रूल बन गया है कि जिसने मरना होता है उसको पहले वेंटिलेटर पे डाल ही दो यार 4-5 दिन, क्योंकि वेंटिलेटर के तो पैसे बनेंगे। आपको लगता है एज अ डॉक्टर, जिम्मेवार डॉक्टर, और जिम्मेवार अगर आप पॉलिसी मेकर है, स्टेट्समैन है, पॉलिटिशियन हैं, तो इसको कैसे आप, अगर आप हैं इस स्थिति में, तो इसको कैसे रोक सकते हैं? जो आज का बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत करी। अब जैसे मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और हमारा हॉस्पिटल है, और अब जैसे लखनऊ में नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े कॉर्पोरेट ठीक है, बिल्कुल है, हम उनका नाम सबको पता है जी, ठीक है। अब वो बड़े हॉस्पिटल हैं, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, हमारा पेशेंट के साथ फीलिंग है। जब हम मरीज को देखते हैं तो उसकी सबसे पहले, जैसे ही मरीज से हम बात करते हैं तो हमें उसके इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में मालूम पड़ जाता है कि इसका क्या स्टेटस है। और जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को सैलरी अच्छी मिलेगी, और डॉक्टर को कोई भी मतलब नहीं है कि वो किस पृष्ठभूमि से है, गांव का है, पैसे वाला है, गरीब है, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो ऑपरेशन करना है या उसको देखना है, और उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है? MBA वाला स्टूडेंट। यू कांट बिलीव, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो ज्वाइन करते हैं, दिल्ली का एक आईएमएस हॉस्पिटल है, और 3 महीने में उनका जो वेतनमान रखा गया था, 3 महीने में वेतनमान रखा गया, और पूरा देखा कि आपने कितने पेशेंट देखे और कितना हॉस्पिटल को आपसे फायदा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अल्टीमेटली उनको डॉक्टर साहब से हॉस्पिटल को फायदा नहीं हुआ। तो एक MBA वाला जो कि 25 और 26 साल का लड़का रहा हुआ, वो एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो एम से रिजाइन करके वहां पे ज्वाइन किया है, उसको एक लव लेटर देता है कि आपका ये स्टेटस है, आपने 3 महीने में इतना किया है, अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया देन हमको आपसे नमस्ते करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली उनको 4थे महीने में उस हॉस्पिटल से रिजाइन देना पड़ा। तो जो कॉर्पोरेट, जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी आज की डेट में जो बना रखी है जिस तरह की, कि बेटर, जो होटल्स वाली जो आप कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक नया जो चलन चल गया है, ठीक है, तो ये देश के लिए तो मैं कह सकता हूँ, और खासकर गरीबों के लिए। इस पे आपका पर्सपेक्टिव क्या है? इसको आप देखिए, मैं पर्सनली जो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जो सक्षम है उसके लिए कोई बुरा भी नहीं जी, देखिए जो सक्षम है वो जरूर जाए जी। बट क्या आपको लगता है पॉलिसी लेवल पे, आपको लगता है आपके पास कोई एक ऐसी सोच है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग इन पॉलिटिक्स, कि जो सक्षम है वो जाए, बट ऐसा ना हो चाहे वो सक्षम है तो वो जबरदस्ती फांस लिया जाए? प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि वो होटल है, भाई आप देखिए, आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम सकते हैं तो क्यों नहीं घूमिए जी? प्रभु ने आपको सक्षम बनाया, आप एंजॉय कीजिए। आपको लगता है मैं एक अच्छी सुविधा अफोर्ड कर सकता हूं, आप कीजिए। बट दिक्कत यहां है कि उसको जबरदस्ती फांस लिया जाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, अभी गाड़ी में फॉल्ट इतना सा, मैंने कहा नहीं जी इसका ये भी सेंसर खराब होगा, ये भी होगा, खराब था नहीं जी, सिर्फ क्योंकि मुझे पैसे बनाने थे। उसको आपको लगता है कोई पॉलिसी हो सकती है उसकी, उसका कोई रूल हो सकता है? सरकार में बहुत दम होती है, सरकार अगर चाहे तो ये कर सकती है। सरकार में आप कुछ समझ सकते हैं, सरकार में बहुत दम होती है गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाएगी और सही मायने में अगर उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो इसमें सुधार हो सकता है। और दूसरा मैं तो ये कह सकता हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य, अभी आपने कहा ना कि कोई पैसे वाला है तो वो अपना खर्च करके वो बेटर सुविधाएं ले ले, लेकिन मेरा इस मामले में तो ये कहना है कि जीवन सबका है ना, प्रभु ने जीवन सबको दिया है, ठीक है। स्वास्थ्य की सेवा सबको बराबर होनी चाहिए, जैसे शिक्षा भी सबको बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है। आज गांव का बच्चा है, ठीक बात, वो आज गांव में अपना जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, एक दूसरा बच्चा बड़े विद्यालय में, ठीक बात है, पढ़ने जा रहा है, लेकिन शिक्षा बराबर होनी चाहिए और स्वास्थ्य भी बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह की पॉलिसी सरकार बनाने का काम करे। तो इस पे चलिए, जैसे जैसे हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हैं, तो अगर आपने ये बात बोली है जी, हर पॉलिटिक्स पार्टी एक जगह जब्त हो जाती है, कोई भी हो, उसमें ना तो समाजवादी पार्टी छूती है जी, ना इंडिया गठबंधन, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, क्योंकि देखिए मैं तो बड़ा पॉलिटिक्स निरपक्ष होकर बात करता हूँ। नहीं तो मैं भी आपसे एज ए पॉलिटिशियन बात, डॉक्टर ऐसा बात एज ए डॉक्टर, नहीं बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। तो उसमें जब्त यहाँ हो जाती है, आखिरी में सुई का काम करेगी सुई, तलवार का काम तलवार, और पैसे का काम पैसा। जितनी भी ये प्रणाली है, चाहे टोबैको इंडस्ट्री है, जितनी भी हम बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली यहां से बहुत सारा फंड आता है पॉलिटिकल पार्टीज को रन करने के लिए। अगर आप इनको टाइट करते हैं किसी भी एक को, तो आपका वो फंड ब्लॉक हो जाता है। तो उस कारण से तो कभी पॉलिसी बन ही नहीं पाती। तो उस पर आपका कोई स्पेसिफिकली आपका इस पे क्या धारणा है, आपका क्या मानना है इस बात पे? इसकी धारणा यही है कि अभी परिवर्तन होने दीजिए, जब परिवर्तन होगा तो उस समय की आधार पे पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और फिलहाल तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, एज ए डॉक्टर आप नोएडा से यहाँ पर आए हैं, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ जी। और आप हमारी बात को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए बस मेरा यही संदेश है, एज ए डॉक्टर मैं हमेशा सबको बगैर राजनीति, बगैर धर्म, बगैर जातिवाद देखे हुए हमेशा काम करता हूँ जी, ठीक है, और जीवन पर्यंत उनके लिए काम करने का काम करूँगा। बहुत सुंदर। देखिए इस चीज़ के लिए तो मैं दिल से आपको बहुत, मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत सराहनीय आप एक चीज़ कर रहे हो। मेरी फौज एक बहुत बड़ी जी, मतलब मेरी रूट्स आती है वहाँ से। हाँ। तो आप एक इतने सुंदर सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, और सबसे सुंदर बात है उस पर्टिकुलर तबके के लिए, क्योंकि मैं खुद रूरल के बच्चों के साथ बहुत काम करता हूँ, तो वहाँ लास्ट माइल तक उनको देना ये बहुत सुंदर बात है। तो मेरी तो खुद दिल से इच्छा है कि ये पॉडकास्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भारत के अलग अलग कोने में बैठे हैं और शायद उनको नहीं पता, कहीं ना कहीं वो बेचारे फंसे और आप तक पहुँच पाए। तो मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको मतलब जैसे जैसे हम इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, आप भी अगर एक बार दिल से लोगों से अपील कर दें, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद में बड़े चाहने वाले हैं, कि वो जितना से जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे, नहीं ये लोगों तक जब आवाज जाएगी। नहीं श्योर, मेरे जैसे फेसबुक में, सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे, मेरा सोशल मीडिया पे जो भी है, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं वो सब मेरे सच्चे फॉलोअर हैं। मैंने कोई अलग से पैसा देके जो बनाया जाता है वो सब नहीं किया है जी जी जी, लेकिन जो भी फॉलोअर हैं वो मेरे दिल से फॉलोअर हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि उज्जवल जी का जो पॉडकास्ट है आम सभी लोगों तक पहुंचाएं, तो उसमें दोनों लोगों का फायदा होगा। मेरे पास भी मरीज अच्छे से अच्छे आएंगे जी, और भाई का भी जो अभी पॉडकास्ट है, नहीं मेरा तो लोगों तक पहुंचने का काम बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देश के लिए काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन आपने डॉक्टर नवल किशोर को ही क्यों चुना? आज के इस पॉडकास्ट में बेसिकली उज्जवल शो, मैं अपने सभी फॉलोअर से और जितने भी हमारे जो प्रशंसक हैं, हमारे जानने वाले हैं, उन सब से मैं अनुरोध करूंगा कि द उज्जवल शो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारी और आपकी बात आम आदमी तक पहुंचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।